Now, yesterday we have discussed about quantum numbers. That there are four quantum numbers: n, l, m, or s. Principal quantum number n, what it represents? It represents the size of orbital. L, azimuthal quantum number, it represents shape of orbital. Magnetic quantum number, it represents orientation of orbital. And s quantum number represent spin of electron in the orbit. या spin of the orbit. So principal quantum number क्या है? Principal quantum number is denoted by small n, जो कि हमने कल भी पढ़ा था. It is denoted by small n and it determines number of shell. It determines number of shell. It can be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, any. It can be any number of shell other than 0. And since Bohr atomic model, it was discovered. So Bohr atomic model has also given the formula to know number of electrons in each shell. तो नंबर ऑफ शेल कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल एन, प्रिंसिपल. और हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये बोर एटॉमिक मॉडल में ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है. 2n² फॉर्मूले से कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में 18, थर्ड में 30, थर्ड में 32 एंड सो ऑन. तो फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल 18 एंड फोर्थ 32. यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में यानी कि सेकेंड शेल जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है उसमें 8, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 जब n की वैल्यू 3 होगी उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स और फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर इस तरीके से ये डिस्कवरी ऑलरेडी हो चुकी थी. तो ये 1, 2, 3 और 4 हो सकता है. लेकिन सेकेंड क्वांटम नंबर एल जिसके बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था कि एल एजिमुथल क्वांटम नंबर है. और इससे हमें पता क्या चलता है? तो पहली बात तो एजिमुथल क्वांटम नंबर कहाँ से आया? इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं और इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम से इसकी वैल्यू मेजर की जा सकती है. लेकिन सोमरफील्ड हैज डेजिग्नेटेड दिस एजिमुथल क्वांटम नंबर बाय स्मॉल एल. और यहाँ पर एक शेल कितनी सबशेल्स में डिवाइडेड होंगी वो एल बताएगा. और कितनी सबशेल्स होंगी ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से पता चलेगा जो है 0 to n-1. यानी कि 0 to n-1 से पता चलेगा एल की वैल्यू. और एक शेल में पर्टिकुलर कितनी सबशेल्स होती हैं, जितनी इसके सोल्यूशन आएंगे एल के इस फॉर्मूले को यूज करते हुए जितने भी सोल्यूशंस आएंगे यानी कि जितनी भी डिजिट्स यहाँ आएंगी उतनी सबशेल. जैसे कि मेन शेल है 1, तो फॉर्मूला क्या है? n-1. तो ये हो जाएगा 1 - 1. तो 1 - 1 वैल्यू 0. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 के लिए कितना सोल्यूशन आया? एक ही सोल्यूशन आया यानी कि एक ही डिजिट आई 0. तो फर्स्ट शेल में कितनी सबशेल्स होंगी? एक ही सबशेल होगी. और ये 0 सोल्यूशन जिस सबशेल के लिए है उसका नाम है S. और S का मतलब होता है शार्प. क्यों ऐसी दिया? क्योंकि S का मतलब है शार्प. तो इस फर्स्ट शेल में कितनी सबशेल है? एक ही है. कैसे पता चला? क्योंकि L का एक ही सोल्यूशन है और ये S फर्स्ट शेल का है हिस्सा यानी कि ये सबशेल किस शेल का हिस्सा है? फर्स्ट शेल का है, इसीलिए इसे कहेंगे 1s. अब आते हैं थर्ड क्वांटम नंबर m पर. m है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू हमें पता चलेगी. अर्थ का अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एटम के अंदर वो चार्ज पार्टिकल का अपना मैग्नेटिक मोमेंट है. दोनों के डिफरेंस से हम मैग्नेटिक मोमेंट मेजर कर सकते हैं. लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की बात हो रही है कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो m का भी फॉर्मूला है. जितने भी l का सोल्यूशन होगा, जितने भी l की वैल्यूज यहाँ पर होंगी, जितना भी l का यहाँ सोल्यूशन होगा, हर l की वैल्यू के लिए m होगा. और इसके लिए फॉर्मूला क्या है?
-l से +l तक, यानी कि अगर एक डिजिट है तो इस डिजिट का माइनस से प्लस तक का, दो है तो माइनस से प्लस तक का। तो यहाँ पे सिर्फ जीरो है तो जीरो ना माइनस होता है ना प्लस होता है, तो m का भी सिंगल सोल्यूशन आया, एक ही सोल्यूशन आया। तो फिर से रिपीट करते हैं, फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल के लिए l का एक ही सोल्यूशन आया, तो फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सब शेल होगी। इस एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, यानी कि एग्जैक्टली वो प्रोबेबल रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड करते हैं, तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा और ये भी ऑर्बिटल कहलाएगा 1s का। तो यानी कि पहला सब डिवीजन, जैसे कि ये हम शेल कह रहे हैं, तो ये शेल है एटम के अंदर। भाई अगर हम एटम का डायग्राम बनाएं तो उसको जरा फिर से समझ पाते हैं। ये अगर एटम है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है, तो ये पूरा रीजन कौन ऑक्यूपाई करता है, सब शेल और ऑर्बिटल। तो ये जो फर्स्ट शेल है ये कितनी सब शेल में डिवाइड हुई, एक। इस एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर फर्स्ट शेल में एक सबशेल और एक ऑर्बिटल, ये वैल्यूज हमें पता चली एल और एम से। तो एम बताता है ऑर्बिटल के बारे में और एल बताता है नंबर ऑफ सबशेल्स के बारे में। और ऑर्बिटल एग्जैक्टली वो जगह है जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबल डेंसिटी सबसे हाई मिलेगी। तो इस तरीके से जो कि हमने शुरुआत में साई स्क्वायर की बात की थी कि इनके सोल्यूशन से हमें साई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम सेकेंड शेल। सेकेंड शेल में कितनी सब शेल्स होंगी, ये कैसे पता चलेगा। फिर से बात करते हैं इनके सोल्यूशन में कि सेकेंड शेल n-1 यानी कि 2 - 1, कितनी वैल्यू आई, 1। तो 0 से लेके 1, तो 0 एंड 1। तो भाई 0 किस सब शेल का डेजिग्नेशन था, s। और ये जो 1 है, ये 1 सोल्यूशन है, ये 1 वैल्यू है p सब शेल की। और p ही क्यों, क्योंकि p का मतलब प्रिंसिपल होता है। तो जहां जहां भी सोल्यूशन 0 मिलेगा यानी कि s की l वैल्यू 0 है और p सब शेल की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर ये 0 और 1 क्यों आया, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें दो डिजिट्स मिली, 0 और 1, क्योंकि 2 - 1 1 है, तो 0 से लेके 1 तक दो न्यूमेरिकल डिजिट आती हैं, 0 और 1। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशंस मिले। इसका मतलब सेकेंड शेल में दो सब शेल है, कौन सी, s और p। तो ये सेकेंड शेल का s है इसलिए 2s, ये सेकेंड शेल का p है इसलिए 2p। सेकेंड शेल के दो एल सोल्यूशंस आए, इसलिए सेकेंड शेल में दो सब शेल्स होंगी, s और p। और सेकेंड शेल का s और p है इसलिए उन्हें 2s और 2p नाम दिया। अब 2s में कितने ऑर्बिटल होंगे भाई, 0 के लिए क्या सोल्यूशन आएगा, इनका सिंगल सोल्यूशन आएगा, तो 2s में सिर्फ एक ऑर्बिटल। 1 का कितना सोल्यूशन आएगा, -1, 0 + 1। तो इस 1 का m सोल्यूशन जो आया, 1 का m सोल्यूशन जो आया वो था 3 डिजिट्स का। तो यहाँ पर 1 2 3, तो यानी कि 1 वैल्यू के लिए, l वैल्यू 1 के लिए m के कितने सोल्यूशन आए, 3 सोल्यूशन आए। तो p में यानी कि 1 किसका सोल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है, p सब शेल। तो ये p सब शेल रिप्रेजेंट करता है और p सब शेल के लिए m के कितने सोल्यूशंस आए हैं, m के 3 सोल्यूशन आए हैं, -1 0 + 1। तो p में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। तो यानी कि सेकेंड शेल का अब हम ओवरऑल डिस्क्रिप्शन देखें तो सेकेंड शेल में दो सब शेल्स हैं, 2s और 2p। l के सोल्यूशन से पता चला 2s एक ही ऑर्बिटल होगा, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और 2p में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, ये कैसे पता चला, ये हमें इसके सोल्यूशन से पता चला। अब बात करते हैं 3 की। तो 3 में हमारा सोल्यूशन आएगा 3 - 1 2, 3 - 1 कितना हुआ, 2। तो 0 से लेके सेकंड तक की सारी डिजिट्स l सोल्यूशन माने जाएंगे। तो 0 1 2, 0 रिप्रेजेंट करता है s सब शेल को, 1 रिप्रेजेंट करता है p को और 2 रिप्रेजेंट करेगा d को। इन तीनों के लिए m की वैल्यू अलग अलग होंगी, इसके लिए एक ही सोल्यूशन है 0, 1 के लिए -1 0 + 1, 2 के लिए -2 -1 0 + 1 + 2। तो यानी कि s और सबशेल के लिए कितने ऑर्बिटल, सिर्फ एक।
p सब शेल के लिए कितने ऑर्बिटल्स? 3, क्योंकि 3 सॉल्यूशन है। p सब शेल का m कितने सॉल्यूशन है? 3, इसलिए p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे। l वैल्यू 2 यानी कि d सब शेल का m कितने सॉल्यूशंस इसने दिए? 5, तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5। तो यहाँ पर फिर से रिमाइंड करते हैं, थर्ड शेल में 3 सब शेल्स s, p और d यानी कि 3s, 3p, 3d, और 3s में कितने ऑर्बिटल? 1, 3p के कितने ऑर्बिटल? 3, 3d के कितने ऑर्बिटल? 5। तो थर्ड शेल में टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 4, 5, 9। अब आते हैं क्वांटम नंबर 4 सॉल्यूशन के लिए। क्वांटम नंबर 4 का L सॉल्यूशन क्या होगा? क्वांटम नंबर 4 का L सॉल्यूशन होगा 4 - 1 यानी कि 3। तो 0 से लेकर 3, 0, 1, 2, 3। तो 0 s को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 p को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 d को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 f को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि फोर्थ शेल में कितनी सब शेल्स होंगी? 4। कौन कौन सी? 3s, 3p, 3d। 3 बोलेंगे नहीं, ये फोर्थ का हिस्सा है, इसलिए इनको नाम देंगे 4s। तो फोर्थ शेल की सब शेल हो गई 4s, 4p, 4d और 4f। तो यहाँ पर ये s का सोल्यूशन क्या है? 0। p के लिए वैल्यू क्या है? 1। हमेशा p किसी भी सब शेल का हिस्सा हो उसके लिए l वैल्यू हमेशा 1 होगी। उसी तरीके से d भी हम देख रहे हैं, किसी भी हर शेल में d एग्जिस्ट करेगा डिपेंडिंग ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लेकिन d के लिए सोल्यूशन l का हमेशा 2 होगा और f के लिए हमेशा 3 होगा। तो यहाँ पे फोर्थ शेल में ये 4 सब शेल्स एग्जिस्ट करती हैं। हमें कैसे पता चला? हमें इस फॉर्मूले को यूज करते हुए जब L सॉल्व किया तो पता चला कि L की 4 वैल्यूज आ रही हैं, इसलिए फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स हैं, S, P, D और F। और क्योंकि ये फोर्थ शेल की सब शेल्स हैं इसीलिए इनको नाम देंगे 4s, 4p, 4d और 4f। अब ये कितने ऑर्बिटल्स होंगे? ये हर L वैल्यू का सोल्यूशन बताएगा M का। तो 0 के लिए एक ही m सोल्यूशन है, 1 के लिए 3 है अभी हमने देखा, 2 के लिए 5 है, -2 - 1 0 +1 +2, और 3 के लिए कितने सोल्यूशन होंगे? +3 से -3, क्योंकि m यही है, हर l की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो अगर l वैल्यू 3 है तो +3 से -3 तक या -3 से +3 तक टोटल कितने सोल्यूशन आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे। अगर काउंट हम करेंगे तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स यहाँ पर होंगे? 7 ऑर्बिटल्स होंगे। तो s का ऑर्बिटल 1, p का ऑर्बिटल 3, d के ऑर्बिटल 5 और f के ऑर्बिटल 7। टोटल ऑर्बिटल काउंट करें तो हमें मिलेंगे 32। भाई कितने थे यहाँ पर? 9 हो गए। 9 + 7, 9 + 7 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कैसे भी बताते हैं। तो ये हो गए s 1, p 3 4, d के 5 9, और 9 में अगर हमने ये 7 ऐड किए तो हमें टोटल कितने मिल गए? 9 + 7 16, जो कि मैंने अभी ये लिखा। तो 16 ऑर्बिटल होंगे टोटल फोर्थ शेल में। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें क्वांटम नंबर्स से पता चला कि टोटल हमारे 16 ऑर्बिटल्स होंगे। अभी आगे हम पढ़ेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होंगे। तो अगर एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा नहीं होंगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन आ फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। टोटल यहाँ पर थे 4 ऑर्बिटल्स, तो 4 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8। यहाँ थे 9 ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल में 2, तो 9 में कितने आएंगे? 18। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 16 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 32। हमारा ये बोर एटॉमिक मॉडल फिर से यहाँ प्रूव हो गया। तो ये थे हमारे क्वांटम नंबर्स जिनके सोल्यूशन की हमने बात की। अब आगे बढ़ने से पहले हमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ना होगा ताकि हम इनके शेप के बारे में भी आगे और जान सकें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है और हुन्स रूल क्या है, क्योंकि इन दोनों के बिना हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ सकते हैं और शेप ऑफ द ऑर्बिटल भी नहीं समझ सकते। तो लेट अस डिस्कस पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? नोट इट डाउन। No two electrons in an atom will have same set of 4 quantum numbers. फिर से रिपीट कर रहे हैं, no two electrons in an atom will have same set of 4 quantum numbers. इसका क्या मतलब है?
इसका ये मतलब है कि यहाँ पर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन में सेम सेट, यानी कि एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, 20, 1, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों वैल्यू क्वांटम नंबर की सेम नहीं होंगी। मतलब n, l, m, s, ये चार क्वांटम नंबर हैं, चारों सेम नहीं हो सकती। 3 सेम हो सकती है, 2 सेम हो सकती है, 1 सेम हो सकती है, लेकिन चारों की चारों सेम नहीं होगी, और तभी एटम स्टेबल होगा। क्योंकि अगर चारों सेम हो जाएंगे तो फिर स्टेबल एटम नहीं होगा। तो स्टेबिलिटी के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो कैसे? लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड। सपोज यहाँ पर हम ये एक ऑर्बिटल डायग्राम हमने बनाया पी सबशेल का, और ये पी सबशेल किस शेल की है? थर्ड। तो 3p का मतलब हमारी शेल है 3 और सबशेल है p। और m की वैल्यू जरा लिख दें इनके लिए। भाई p सबशेल है, तो p सबशेल के लिए l क्या है? अभी हमने डिस्कस किया कि s p d f, f का सोल्यूशन है 0, p का 1, d का 2 और f का 3। 3, ये जो 3 है ये रिप्रेजेंट कर 3p अगर हम लिखते हैं तो जो पहली डिजिट है ये शेल को रिप्रेजेंट कर देगी। लेकिन जब इसे हम सॉल्व करेंगे तब हमें p का पता चलेगा, और इसको सॉल्व करने के बाद जो p की वैल्यू आती है वो हमेशा 1 आएगी। तो हम किसी भी शेल, यानी कि 4p, 5p, 6p, किसी भी शेल की बात करें, p का सोल्यूशन हमेशा 1 आएगा। आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं कि p का सोल्यूशन हमेशा 1 आएगा। l के सोल्यूशन से पता चला। उसी तरीके से s के लिए हमेशा 0 होगा, ये याद रखना बहुत जरूरी है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। S के लिए सोल्यूशन 0, P के लिए 1, D के लिए L वैल्यू 2, F के लिए L वैल्यू 3। तो यहाँ पे 3p हमने लिखा है, तो 3p से हम क्या समझते हैं? 3p का मतलब है p सब शेल, और मेन शेल हमारी कौन सी है? 3। p के लिए L वैल्यू क्या है? 1। तो 1 की m क्या होगी वैल्यू? -1, 0, +1, जो कि ऑर्बिटल्स के बारे में हमें बता रहे हैं। अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है 3p में, यानी कि 3p2। 3p2 हमने लिखा, इसका मतलब ये है कि 3p में दो इलेक्ट्रॉन है। ये दो इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे मेंशन कर दिए। अब हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन में n क्या है? ये 3। l क्या है? l हमारा हमेशा 1 ही होगा। और इस इलेक्ट्रॉन के लिए अब डायग्राम में भी देख रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन के लिए m वैल्यू क्या आ रही है? -1। अच्छा, इस तरीके से लिखने का मतलब होता है क्लॉकवाइज स्पिन, और इस तरीके से लिखने का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। और फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि S जो है स्पिन बताता है। अगर क्लॉकवाइज है तो +½ वैल्यू होगी, और एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ वैल्यू होगी। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन आएगा वो क्या आएगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? जाहिर सी बात है क्या आएगा? S वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? क्लॉकवाइज, यानी कि +½ तो ये हो गए 4 क्वांटम नंबर्स इस इलेक्ट्रॉन के लिए। अब जरा सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए हम इसकी वैल्यू लिखते हैं। भाई सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी शेल तो वही है ना, थर्ड, और L क्या है? L हमेशा 1। M जरा यहाँ देखकर बताइए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए M वैल्यू क्या है? 0। और ये भी क्लॉकवाइज है, भाई क्लॉकवाइज स्पिन है, तो यहाँ भी S वैल्यू हो गई +½ तो एक शेल, एक ही सब शेल, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 सेट के क्वांटम नंबर्स हमने लिखे, और चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है, हमारा डिफरेंट है क्या? m। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाकर जरा हम सेम ऑर्बिटल में लिख देते हैं यहाँ। अब सेम ऑर्बिटल में लिखने के बाद हमारा क्या सेट आएगा दोनों के लिए, जरा देखते हैं। फिर से हम इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन के लिए शेल क्या है? 3। अब बात करते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। भाई थर्ड शेल का p सब शेल है, तो p के लिए l वैल्यू क्या होती है? 1। अब बात कर रहे हैं m, किस ऑर्बिटल में है? -1 में है भाई, तो -1 हो गई। क्लॉकवाइज स्पिन है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, जरा ध्यान दें। तो इसकी क्लॉकवाइज स्पिन है तो +½ अब बात कर रहे हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन की, यानी कि इसकी। ये भी किस शेल का है? यहाँ से पता चल रहा है थर्ड शेल का है। L वैल्यू थर्ड शेल में किस सब शेल का है? P। तो P सब शेल के लिए L वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड है, 1। M हमें यहाँ से पता चलेगा किस ऑर्बिटल में है? पहले में ही है, उसकी वैल्यू है -1, लेकिन स्पिन है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया माइनस।
क्लियरली देख रहे हैं कि एक ही शेल, एक ही सब शेल में, एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों के लिए चारों क्वांटम नंबर्स वैल्यू डिफरेंट आए। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो अकोमोडेट हो सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ हम तीसरा इलेक्ट्रॉन लिख देंगे तो इस तीसरे इलेक्ट्रॉन वैल्यू की चारों क्वांटम नंबर्स या तो इससे सेम हो जाएंगे या इससे सेम हो जाएंगे। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन के जब सेम हो जाएंगी वैल्यू तो स्टेबिलिटी नहीं होगी, रिपल्जन हो जाएगा, बढ़ जाएगा रिपल्जन, जो अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और इसीलिए 2 से ज्यादा से एकोमोडेट नहीं होते एक ऑर्बिटल में, क्योंकि 2 से ज्यादा में चारों सेट सेम हो जाएंगे जो स्टेबिलिटी को हिंड्रेंस देते हैं। इसीलिए एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अकोमोडेट नहीं हो सकते, क्योंकि 2 से ज्यादा में चारों की वैल्यू सेम हो जाएगी, जो कि होना नहीं चाहिए। चारों की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाउ नेक्स्ट इज होन्स रूल। अब होन्स रूल क्या है? होन्स रूल प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द इलेक्ट्रॉन्स while filling up the orbitals। ये वैसे तो हिस्सा हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये रूल, लेकिन हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि होन्स रूल क्या है, क्योंकि इट विल हेल्प इन द राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। होन्स रूल इज वेरी सिंपल। ये अगर जैसे कि हम यहाँ पे पी सबशेल बात कर रहे हैं और ये पी सबशेल किसी भी शेल का हो सकता है, वन को छोड़ के किसी में, क्योंकि वन के लिए सोल्यूशन ही नहीं है एल का। फर्स्ट शेल के लिए एल का सोल्यूशन ही नहीं है पी के लिए, क्योंकि एल वैल्यू फर्स्ट शेल के लिए सिर्फ 0 है, तो वहां पे सिर्फ एस सब शेल एग्जिस्ट करती है। लेकिन सेकेंड शेल ऑनवर्ड्स पी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि सेकेंड शेल ऑनवर्ड्स एल का सोल्यूशन 1 सेकेंड के लिए भी आता है, थर्ड के लिए भी आता है, फोर्थ के लिए एंड सो ऑन। तो सेकेंड शेल ऑनवर्ड्स पी एग्जिस्ट, क्योंकि सेकेंड शेल ऑनवर्ड्स ही हमारा क्या है, ये पी का एग्जिस्टेंस है, क्योंकि सेकेंड शेल से ही एल वैल्यू एग्जिस्ट करती है सेकेंड शेल ऑनवर्ड्स पी के लिए। तो ये पी सब शेल है। अब इसमें हमें 6 इलेक्ट्रॉन, फिर से बात करते हैं फोर्थ शेल का हिस्सा है सब कुछ, इसमें हमें फिल करने हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरीके से भी फिल कर सकते हैं, सिंगल पहले ऐड किए और फिर हमने पेयरिंग कर दी। दूसरा तरीका क्या है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से किया। तो दिस इज रॉन्ग। हम पहले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल ऑक्यूपाई करवाते हैं, यानी कि हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा ताकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन ना हो। जब सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, देन पेयरिंग विल स्टार्ट टू मिनिमाइज द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन इन एन सबशेल, ताकि रिपल्जन मिनिमम रहे, और रिपल्जन मिनिमम होने की वजह से स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। So this is Hund's rule कि while filling the electrons in a subshell, all the orbitals should be singly occupied by all the electrons. After that, pairing should start to provide stability and minimum energy state to the electrons. तो ये था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंस रूल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेप ऑफ द ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि नेक्स्ट वीडियो द चैप्टर विल get complete.